गाजा में इजराइल का विध्वंसक हमला लगातार जारी है। हमास के ठिकाने पर बारूद बरसाया गया। हमले में हमास को भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। तो गाजा में हमले लगातार जारी है। ये देखिए तस्वीरें, हमास के ठिकानों पर बारूदी वर्षा की गई है। एक बार फिर से इजराइल की तरफ से पूरी इमारत धुआं धुआं हो गई इस हमले में। तो आईडीएफ की भीषण बमबारी से कांप गया गाजा। जी हां, आईडीएफ ने गाजा में स्कूल पर बरसाए हैं बम। आईईडी धमाकों में पूरी तरह से स्कूल की इमारत तबाह हो गई है। यह तस्वीर उसी इमारत की जब यह हमला हुआ, उसके बाद देखिए कैसे यह इमारत जमींदोज हो गई और यहां से धुएं का गुबार बच गया। पूरी की पूरी बिल्डिंग, पूरी की पूरी स्कूल की बिल्डिंग ही इस हमले में हो गई तबाह। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे खार्किव के कुपियांस्क से। यह खबर है, कुपियांस्क में रूस का भीषण हमला हुआ है और यूक्रेनी सेना पर बरसाए घातक बम। फैब 250 बम से यह हमला किया गया। बड़ी संख्या में यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। इधर रूस का यूएवी कंट्रोल पॉइंट तबाह हो गया है। यूक्रेनी हमले में रूस को यह भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेनी फाइटर जेट्स ने की है बारूदी वर्षा। रूस के कई उपकरण भी इस हमले में नष्ट हुए हैं। अगली खबर, यूक्रेन के ब्रदरहुड यूनिट का विनाशक हमला। डोनेट्स्क में रूसी सेना पर भीषण प्रहार। नेप्रोपेट्रोव्स्क में रूसी सेना को घुसने से रोका। असॉल्ट टीम और ड्रोन यूनिट ने कहर बरपाया। और अगली वॉर ब्रेकिंग, रूस पर यूक्रेन का बड़ा हमला। रूसी सैबटाश ग्रुप का एयर स्ट्राइक और बेल्गोरोड में कोलोटिलिवका चेकपोस्ट को तबाह किया। ये देखिए तस्वीरें उस हमले की, कैसे इस चेकपोस्ट को निशाना बनाया गया और हमले में ये पूरा चेकपोस्ट तबाह हो गया। तो रूसी सैबटाश ग्रुप पर यह एयर स्ट्राइक की गई है, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। बेल्गोरोड में यह हमला हुआ, इस चेकपोस्ट को निशाना बनाया गया है। तो ये बड़ी खबरें, वॉर ब्रेकिंग, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। तीन बड़ी खबरें और तीन तस्वीरें आपके सामने। नेप्रो में किस तरीके से हमला हुआ, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रूस का यूएवी कंट्रोल पॉइंट पूरी तरह से हो गया है तबाह। डोनेट्स्क में रूसी सेना पर भीषण प्रहार किया गया है। बेल्गोरोड में भी चेकपोस्ट को निशाना बनाया गया है। तो रूस के कीव पर हमले, लेकिन इस बीच यूक्रेन की तरफ से भी हो रहा है पलटवार। और इजरायली पीएम के खिलाफ भारी प्रदर्शन भी हुआ है। वो तस्वीर भी आपके सामने। यरूशलेम से ये तस्वीरें आई है, खबर आई है। हजारों इजरायलियों ने मार्च निकाला है। नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हैं प्रदर्शनकारी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जंग खत्म करने की मांग की जा रही है प्रदर्शनकारियों के द्वारा। तो ये तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि नेतन्याहू के खिलाफ भी यहां प्रोटेस्ट हो रहा है। इस वॉर को एंड करने की मांग की जा रही है। नेतन्याहू के दफ्तर की तरफ इन लोगों ने कूच किया। और इधर लंदन में फिलिस्तीन के समर्थन में सड़क पर हजारों प्रदर्शनकारी उतरे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प की खबर है। पुलिस ने 425 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा, प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की और उसके बाद यह कार्रवाई करनी पड़ी। तो इस वक्त आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। दोनों तस्वीरें प्रोटेस्ट की है, प्रदर्शन की है। फिलिस्तीन के समर्थन में यह प्रदर्शन लंदन में हुआ है और इसमें कार्रवाई की गई पुलिस के द्वारा और गिरफ्तारियां भी की गई हैं। 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। 425 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए हैं। तो इस तरीके से आप ये प्रोटेस्ट जो देख रहे हैं, ये फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोगों की तस्वीरें हैं, जिसमें यह भी आरोप लगा कि हिंसक हो गया प्रदर्शन, पुलिस को करनी पड़ी कार्रवाई। तो जो खबरें हमने आपको बताई, उससे जुड़ी तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। बिग वॉल के माध्यम से 8
बड़ी तस्वीरें 8 खबरों से जुड़ी हुई। ये देखिए 8 बड़ी खबरें। गाजा में इजराइल का विध्वंसक हमला हुआ, आईडीएफ ने भी एक तरीके से काउंटर करने की कोशिश की। उधर गाजा में जो एक्शन हो रहा है उसके खिलाफ भी लंदन में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। ये 8 बड़ी खबरें आप जो देख रहे हैं, जिसका हमने अभी आपको एक एक अपडेट बताया, तस्वीरें भी बताई। और देखिए अभी अभी रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला हुआ है। जी हां, रूस की राजधानी कीव पर दूसरे राउंड की बमबारी हुई है। देर रात रूसी हमलों के बाद फिर दहला कीव और यूक्रेन पर इस्कंदर क्रूज मिसाइल से हमले का दावा किया गया। कीव के वेयर हाउस पर रूस का मिसाइल से हुआ है हमला। ये तस्वीरें देखिए, तो ये ताजा तस्वीरें हमले की। और देखिए पूरे यूक्रेन में रूसी हमले का एयर रेड अलर्ट बज रहा है। यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का अलर्ट ऑन हुआ है। यूक्रेन पर क्रूज और स्वार्म ड्रोन अटैक की आशंका है। रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर्स और फाइटर जेट की मूवमेंट की भी खबर है। कभी भी रूस की विध्वंसक बमबारी का अलर्ट जारी किया गया है। तो रूस की बड़ी तैयारी, काफी आक्रामक रुख इस वक्त रूस का नजर आ रहा है। और अगली ब्रेकिंग देखिए, रूसी हमलों के अलर्ट के बाद शेल्टर्स में लोग नजर आए हैं। बड़ी संख्या में लोग शेल्टर्स में चले गए हैं। कीव समेत दर्जनों शहरों में देर रात से शेल्टर्स में लोग जमा है। देर रात रूस ने 810 ड्रोन से यूक्रेन पर किया है हमला। यूक्रेन के 37 लोकेशन पर रूस के हमले का दावा है। 13 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला किया गया है। हमले के बाद किस तरह से लोगों ने जान बचाने के लिए शेल्टर्स में शरण ली है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये 3 तस्वीरें हैं किस तरह से ये लेटेस्ट अटैक हुआ है, किस तरीके से रूस ने एक बार फिर से अटैक करना शुरू कर दिया, उसकी तस्वीर। रूस की तरफ से जो तैयारी है बमबारी की, उसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। और हमलों के बाद जो बड़े हमले किए गए, 810 अटैक किए गए, उसके बाद शेल्टर्स में लोग छिप गए जान बचाने के लिए। यूक्रेन में फिलहाल क्या हालात हैं, इन तस्वीरों से साफ पता चल रहा है। और देखिए रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा यह हमला हुआ है। कीव में ज़ेलेंस्की के कैबिनेट कार्यालय को निशाना बनाया गया है। रूस का कीव के कैबिनेट बिल्डिंग पर ड्रोन से हमला। रूसी ड्रोन से यूक्रेनी सरकार का मुख्यालय हो गया क्षतिग्रस्त। तस्वीरें आप देखिए, ये टॉप फ्लोर दिखाई दे रहा है आपको इस तस्वीर में, जिस पर यह हमला हुआ है। उसके बाद वहां से धुआं उठता नजर आ रहा है। कीव के मेयर विटाली क्लिटोस्को ने रूसी हमले की पुष्टि भी कर दी है। तो ये बड़ा हमला है और ये हमला अपने आप में दिखा रहा है कि रूस के निशाने पर अब ज़ेलेंस्की और ज़ेलेंस्की की टीम भी है। ये 2 तस्वीरें देखिए, ज़ेलेंस्की के कैबिनेट कार्यालय पर हमला किया गया और हेलीकॉप्टर से इस आग को बुझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। 2 तस्वीरें इस हमले से जुड़ी हुई आपके सामने। कीव पर रूस का बड़ा हमला, इसके कई मतलब, इसके कई संकेत हैं। तो ये 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई और कीव पर रूस ने ये जो बड़ा हमला किया है उससे जुड़ी कुछ और तस्वीरें आप देखिए। ये देखिए किस तरह से 1 बाय 1 स्ट्रैटेजिक अटैक है। ये बिल्कुल नीतिबद्ध तरीके से हमले किए जा रहे हैं। 7 सितंबर को ज़ेलेंस्की की कैबिनेट बिल्डिंग पर हमला होता है। 28 अगस्त को इसके पहले यूरोपीय संघ मुख्यालय पर अटैक हुआ। 28 अगस्त को ही ब्रिटिश काउंसिल पर भी हमला हुआ। तो इन संस्थाओं या संस्थागत जो भवन हैं, इनके ऊपर हमले करके रूस ने अपनी ताकत भी दिखाने की और नीयत भी जताने की कोशिश की है। सीधे रुख करते हैं जीडी बख्शी सर का। बख्शी सर, ये जो फ्रेश अटैक हो रहे हैं कीव पर, जितने हमले अगस्त में हुए उतने हमले तो सितंबर की शुरुआत में ही रूस ने कीव पर कर दिए हैं। कैसे देख रहे हैं आप इन हमलों को? क्या सितंबर में कुछ नया सितम पुतिन की सेना ढाने वाली है कीव पर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, कीव कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है और हमने पहली बार देखा है कि ज़ेलेंस्की के ऑफिसेज अटैक किए जा रहे हैं। उनका जो कैबिनेट ऑफिस है उसके ऊपर स्ट्राइक्स हुई हैं। 800 से ज़्यादा ड्रोन्स का हमला हुआ है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को पैरालाइज करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वो अपने हमले दोनेत्स्क में तेज कर रहा है, कुपियान्स्क में तेज कर रहा है। बहुत ज़बरदस्त हमले अब ग्राउंड पे हो रहे हैं। देखिए, लुहान्स्क का 98% इलाका रूस के कब्जे में है। दोनेत्स्क का 60% था, फिर 70 पकड़ लिया, अब 80 पकड़ लिया है। आखिरी 20% के लिए जम के लड़ाई हो रही है और मुझे विश्वास है कि वो इसको 1-2 महीनों के अंदर खलास कर ही देंगे। इसका मतलब जो उनके स्टेटेड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे कि हम रूसी भाषी एरियाज को आज़ाद कराएंगे यूक्रेन के चुंगल से, क्योंकि वो इल ट्रीट कर रहे हैं रूसी भाषी लोगों को,
तो वो तकरीबन अचीव हो जाएगा। 20% उन्होंने पकड़ लिया है यूक्रेन का इलाका, जिसमें शामिल है वो जो लैंड कॉरिडोर टू क्रीमिया ब्रिज, ठीक है, जो क्रीमिया की प्रोविंस को लैंड कॉरिडोर, क्रीमिया की पोर्ट सिटी को लैंड कॉरिडोर भी बना दी है। तो अब देखिए ये एंड गेम शुरू हो गई है। वहाँ पे रूस ने जतला दिया है कि साहब मैं समझ गया हूँ, आपके जो सीज फायर करो, ये केवल यूक्रेन को सांस लेने का मौका, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि ब्रीदिंग टाइम यूक्रेन के लिए क्रिएट किया जा रहा है, और शायद जो रूस की लीडरशिप है इस चीज को अब समझ चुकी है, और शायद विंटर शुरू होने से पहले ही कोई बड़े कंक्लूसिव एक्शन की तैयारी की जा रही है। लौटेंगे आपके पास सर। और देखिए रूस के ड्रोन हमलों से पूरे यूक्रेन में दहशत है। रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला, कीव में होटल और रिहायशी बिल्डिंग पर ड्रोन से अटैक किया गया। हमले में कीव के अंदर कई घरों और बिल्डिंग्स में आग लग गई। कीव के अपार्टमेंट में ड्रोन की टक्कर से यह आग लगी है। तस्वीरें देखिए आप। और कीव की रिहायशी बिल्डिंग पर मिसाइल से अटैक हुआ है। कीव में 10 से ज्यादा अपार्टमेंट्स पर ड्रोन से हमला किया गया। रूसी हमले में 7 लोगों की मौत हुई है, 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। 10 से ज्यादा अपार्टमेंट्स को निशाना बनाया गया है ड्रोन अटैक के जरिए। तो कीव पर लगातार हमले जारी हैं और ड्रोन के जरिए ये हमले किए गए। रात के अंधेरे में सुबह भी फ्रेश अटैक किया गया, और जिस वक्त हम ये खबर आपको दिखा रहे हैं तब भी खबर आ रही है कि कीव पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। तो कीव पर रूस का विनाशकारी हमला लगातार चल रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उन हमलों के बाद सामने आई तस्वीरें हैं। कैबिनेट बिल्डिंग पर ड्रोन से हमला किया गया। रूस ने 810 ड्रोन से हमला किया, अटैक किया है। यूक्रेन के 37 लोकेशंस को निशाना बनाया गया और 13 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी गई हैं। अपार्टमेंट्स में आग लग गई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। और कीव में इस वक्त भगदड़ मची है। लोग जान बचाने के लिए इस वक्त शेल्टर्स का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि उनको यह बात समझ में आ गई है कि इस वक्त पुतिन का गुस्सा चरम पर है और कीव को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए ज़ेलेंस्की ऑफिस पर रूस ने जो वार किया उससे जुड़ी कुछ खबरें, कुछ बातें, कुछ फैक्ट्स आपके सामने हम रखते हैं। 2022 से अब तक रूस का यूक्रेन पर यह सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है, और कीव में ज़ेलेंस्की के कैबिनेट कार्यालय पर यह अटैक किया गया। यह अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है यूएस को भी और यूरोप को भी। रूस ने रात भर में दागे करीब 810 फाइटर ड्रोन। यह संख्या अपने आप में बता रही है कि किस तरह की तैयारी थी हमले की। 13 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया, और यूक्रेन के 747 ड्रोन और 4 मिसाइलें मार गिराने का भी दावा सामने आया है। यूक्रेन में 37 स्थानों पर 9 मिसाइल और 56 ड्रोन ने तबाही मचाई है। तबाही की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा ही रहे हैं। जी द्विवेदी सर, अभी आज हमने एक बयान यह भी दिखाया कि मेदवेदेव ने एक बार फिर से वो बॉटम लाइन दोहराई है कि किसी भी तरीके से नेटो का, यूरोपियन कंट्रीज का इन्फिल्ट्रेशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा यूक्रेन के अंदर। वो जो सेना भेजने की घोषणा हुई है, क्या उसने पुतिन को उकसाया है? इस वजह से ये हमले अचानक से बढ़े हैं। जी रवि, थैंक यू फर्स्ट फॉर टेकिंग ऑन योर शो। मैं तो कहूंगा कि ये जो अभी हालात बने हैं इसके अंदर जो हमारे पुतिन साहब है वो वॉर का कंक्लूजन करना चाहते हैं। जैसे आप बता रहे थे कि 810 ड्रोन, 13 क्रूज मिसाइल, स्ट्रेटेजिक अटैक्स, और दूसरा वेव आफ्टर वेव जो चल रही है, और ये उन्होंने जो अभी फोर्टिफिकेशन कर दी है नेटो टेरिटरीज के ऊपर, वो ये दर्शाती है कि उनको वार्निंग दे दी है पुतिन ने कि अगर वो कोई कोशिश करेंगे मदद करने की यूक्रेन को तो उनके ऊपर भी मैं अटैक कर सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो अभी स्ट्रैटेजी पुतिन साहब की लगती है वो ये है कि एक तो वार को खत्म किया जाए, क्योंकि काफी लंबी वॉर हो चुकी है, और साथ में ये मौका बहुत सही है क्योंकि अमेरिका इससे पीछे हटा हुआ है, उसकी वो सपोर्ट नहीं जो पहले थी, और साथ में ये जो अमेरिकन के साथ जो दूसरे यूरोपियन कंट्री नेटो वाले थे अभी उनमें इतना दम नहीं है, वो दमदार नहीं है इतने जितने पहले थे,
तो ये सभी चीजों को जब मैं मिला के देखता हूं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो कीव के ऊपर अभी उन्होंने, जैसे जनरल बख्शी साहब बता रहे थे कि उनके कमांड कंट्रोल्स के ऊपर अटैक कर दिया, उस बिल्डिंग के ऊपर अटैक कर दिया जहां वो सब बैठ के ये सब ऑपरेशन को चलाते थे। बिल्कुल, उससे ये नजर आ रहा है कि एक तो जो लीडरशिप है यूक्रेन के अंदर वो बिल्कुल कमजोर हो चुकी है, और मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्दी आने वाले समय में ये जो वॉर का एक कंक्लूजन हो जाएगा, और जो भी स्टेटेड उनके टारगेट थे रशिया के, वो तो पूरे होने वाले ही यानी आप कहीं ना कहीं ये कहने की भी कोशिश कर रहे हैं या इशारा कर रहे हैं कि हमले शायद और आगे बढ़ें ताकि जल्दी से जल्दी कीव सरेंडर करे। और देखिए, कीव पर देर रात से सुबह तक नॉन स्टॉप हमले हुए हैं, लगातार हमले हुए। रिहायशी बिल्डिंग्स पर इस्कंदर मिसाइलों से कोहराम मचा हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद बिल्डिंग तबाह हो गई है और बिल्डिंग के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है कि में अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो लगातार ये हमले चल रहे हैं और हमले से कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आई है वो भी आपके सामने है। तो देखिए, कीव पर जिस तरह से हमले हुए हैं और ये लगातार हमले हो रहे हैं, उसके बाद आप देखिए जो देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं वो भी अब अलर्ट हो गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फिनलैंड बॉर्डर पर रूस की जो तैयारी है वो भी एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है रूस के द्वारा कि अगर रूस को रोकने का प्रयास किया जाता है तो रूस उसकी तैयारी करके बैठा है। तो रूसी हमलों के बाद आप देखिए किस तरह से तैयारी है। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी इसमें चुनौती यह है कि क्या वाकई में यूरोप किसी भी तरीके से इंगेज होने की कोशिश करेगा रूस के साथ डायरेक्टली। रूसी हमलों के बीच पोलैंड में ड्रोन गिरने से हड़कंप मच गया। ईस्टर्न पोलैंड में रूसी ड्रोन गिरने का दावा किया गया है। घटनास्थल पर तुरंत सिक्योरिटी सर्विसेज की टीम पहुंची। आबादी से 500 मीटर दूर गिरा है संदिग्ध ड्रोन। बेलारूस से ड्रोन की घुसपैठ की आशंका है। तो इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए उसी ड्रोन की, और फिलहाल घटनास्थल पर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच चुकी है, इसकी जांच की जा रही है। आबादी वाले इलाके से 500 मीटर दूर यह संदिग्ध ड्रोन गिरा है। और रूस के हमले के बाद से पोलैंड जो है वो अलर्ट पर आ गया, अलर्ट मोड में चल रहा है। पोलैंड ने स्क्रैम्बल किए फाइटर एयरक्राफ्ट। वेस्ट यूक्रेन पर रूसी हमलों के बाद ये अलर्ट ऑन किया गया है। नेटो सहयोगी देशों के विमान भी एक्टिव हो गए हैं। हाई अलर्ट पर एयर डिफेंस और स्टार और रडार सिस्टम को कर दिया गया है, क्योंकि बड़ी संभावना इस बात की भी है कि अगर यह मामला आगे बढ़ता है तो शायद यह पोलैंड की सीमा तक तनाव पहुंच जाए, जिसके लिए पोलैंड की तैयारी की खबर सामने आ रही है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पोलैंड में रूसी ड्रोन गिरने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है, जांच चल रही है। वहीं दूसरी तरफ रूस के हमले के बाद से पोलैंड अलर्ट मोड पर आ गया है। तो रूस का विनाशकारी हमला चल रहा है और पोलैंड अलर्ट पर है। क्या है जानकारी वो आपको बता दें। यूक्रेन पर रूस के सबसे बड़े हमले से नेटो देशों में हड़कंप है और वेस्ट यूक्रेन पर अटैक के बाद से पोलैंड ने स्क्रैम्बल कर दिया अपने फाइटर प्लेन। नेटो सहयोगी देशों के विमान भी पोलिश एयर स्पेस में एक्टिव हो गए हैं। रूसी हमले के बाद एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को हाई अलर्ट पर कर दिया गया। सीमा पर ग्राउंड आर्मी भी हर सिचुएशन से निपटने की तैयारी कर रही है। पोलैंड की तैयारी जो है वो सीमा पार करने से पहले ही रूसी मिसाइलों को नष्ट करने की है कि अगर किसी भी तरीके का अग्रेशन होता है, किसी भी तरीके का ब्रीच होता है, उसको पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। पोलैंड और बाल्टिक देशों को रूसी मिसाइल ड्रोन हमले की आशंका बनी हुई है। तो आप देखिए कीव पर हमले के साथ साथ जो नेटो मेंबर्स हैं वो भी अलर्ट मोड में आ गए हैं। राजन सर, अब सवाल कुल मिलाकर ये है कि क्या ये वाकई में रियलिस्टिक लगता है कि रूस कीव से आगे बढ़ जाए, यानी कि जो नेटो मेंबर्स हैं उनके बॉर्डर तक ये अटैक शुरू कर दे या उस बॉर्डर को ब्रीच कर दे, जैसी तैयारी पोलैंड की दिखाई दे रही है?
देखिए रवि जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। इसके 3 मायने हैं। मैं सामरिक का मायने की बात करूं तो एक तो पहले यह लग रहा है कि जो पहले बोला जा रहा था कि रूस के पास ड्रोन की कमी है, वह ऐसा नहीं लग रहा। आपने जो नंबर दिखाया कि 800 के आसपास जो ड्रोन भेजे गए, इसका मतलब कि रूस के पास अभी पर्याप्त संख्या या तो ईरान से सप्लाई हो रहा है या उनके पास अपनी क्षमता। पहला एक। दूसरी बात यह है कि जो इसके अगर अंतर्राष्ट्रीय मायने देखेंगे तो इसका यह भी होता है कि जो अभी बातचीत चल रही थी, पेरिस में भी मीटिंग हुई थी यूरोपियन यूनियन के जेलेंस्की के साथ, तो मतलब इसका जितनी भी बातचीत हो रही है उसका कोई भी अर्थ नहीं है। रूस का बिल्कुल कहना साफ है कि हम अगर मानेंगे तो, अगर आप पीस डील की बात करते हैं तब तो मानेंगे, अगर केवल सीज फायर की बात करेंगे तो उसको हम देखेंगे कि इसको फिर से यूक्रेन को रीआर्म करने की कोशिश हो रही है यूरोप के द्वारा, तो बिना पीस डील के वो नहीं मानेंगे। तीसरा कि ट्रंप के जितने भी वादे किए गए थे कि ट्रंप इसको बंद कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, अलास्का का जो मीटिंग हुआ था, इन सारे मीटिंग्स के कोई मायने नहीं है। यह युद्ध तभी रुकेगा जब रशिया सेटिस्फाई हो जाएगा। और जैसा कि हमारे पैनलिस्ट बख्शी साहब बता रहे थे कि रशिया का मकसद अभी यह है कि उनका जो स्ट्रेटेजिक इलाका है, खासकर खार्किव का इलाका, पर वहां से सूमी है और वहां से सीधा डायरेक्ट लाइन है उनका, वहां सबसे बड़ा डिफेंस है यूक्रेन का, सबसे पहले ये बता दूं। और उसके बाद उसके वहां से अटैक करना कीव के लिए बहुत आसान हो जाता है, तो वह रशिया कैप्चर करेगा, उसके बाद पीस डील की बात होगी। और अगर यूक्रेन नहीं मानता तो मैं बता दूं कि ओडेसा का जो एरिया है, जो बहुत ही क्रिटिकल एरिया है यूक्रेन के दृष्टिकोण से उसके एक्सपोर्ट के लिए, तो उसको भी कैप्चर करेगा रूस। जी, कुल मिलाकर रूस ने यह लाइन खींच दी है कि उसकी शर्तों पर ही होगी शांति। सवाल यह कि क्या यूरोप और यूक्रेन इसके लिए तैयार हो पाएंगे। और देखिए, यूक्रेन पर फाइनल हमले की तैयारी में है पुतिन। यूक्रेन में रूस के कुल 7 लाख सैनिक तैनात हैं और यूक्रेनी सैन्य खुफिया एजेंसी के प्रवक्ता अंद्रेई यूसोव ने दावा किया है रूस की यूक्रेन के डोनेस्क में सबसे बड़ी तैनाती, रूस की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है डोनेस्क, और इसी वजह से ये बड़ी तैयारी, बड़ी तैनाती की गई है। तो यूक्रेन में रूस के 7 लाख सैनिक है, क्या मतलब है इसका और क्या जानकारी है। देखिए, यूक्रेन से फुल एंड फाइनल मोड में आ चुका है रूस और यूक्रेन से फाइनल जंग के लिए रूस के कुल 7 लाख सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। रूस की नेशनल गार्ड, स्पेशल फोर्स और सपोर्ट यूनिट इसमें शामिल है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के प्रवक्ता अंद्रेई यूसोव का दावा है कि डोनेस्क में रूस की सबसे बड़ी तैनाती की गई है। यूक्रेन में अब तक 10 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए। यह भी इसके पहले दावा हुआ था। एक बार फिर से यह जानकारी हम आपके सामने साझा कर रहे हैं। जंग आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन रूस की तैयारी भी बड़ी होती जा रही है और रूस से लंबी जंग की तैयारी में यूक्रेन भी लगा हुआ है। यूक्रेन में बड़े पैमाने पर वेपन्स का प्रोडक्शन हो रहा है। सेना में 60% यूक्रेन निर्मित हथियार हैं और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा इसमें सामने आया है। अटैकिंग और इंटरसेप्टर ड्रोन प्रोडक्शन बढ़ाया गया है। तो यूक्रेन के वॉर मोड में आने का यह सबसे बड़ा संकेत है कि हथियारों का प्रोडक्शन आप देखिए किस लेवल पर पहुंच गया है। तो यूक्रेन में हथियारों का उत्पादन हो गया है तेज और रूस से लंबे वक्त तक युद्ध की तैयारी में यूक्रेन दिखाई दे रहा है। यूक्रेनी सेना में 60% स्वदेशी निर्मित हथियार है और सैनिकों के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का यह बड़ा दावा सामने आया है। यूक्रेन में एक दिन में 100 अटैकिंग ड्रोन का उत्पादन हो रहा है। अटैकिंग और इंटरसेप्टर ड्रोन प्रोडक्शन पर जोर दे रहा है यूक्रेन। यूक्रेन में ड्रोन प्रोडक्शन के लिए $6 अरब का बजट जो है वो मुहैया करा गया और 2025 में 2.5 मिलियन ड्रोन प्रोडक्शन का टारगेट भी है यूक्रेन का। जिस तरीके से, जिस लेवल पर ये उत्पादन किया जा रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि इस वॉर को आगे लंबा ले जाने की तैयारी है यूक्रेन की। और देखिए, नाटो से विध्वंसक जंग की तैयारी में इधर रूस भी लगा हुआ है। फाइटर प्लेन के इंजन बनाने वाले प्लांट पहुंचे पुतिन। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। पुतिन का अचानक समारा के कुज़नेवोत्सोव प्लांट का उन्होंने दौरा किया और प्लांट में फाइटर प्लेन, हेलीकॉप्टर, मिसाइल और गैस टरबाइन इंजन की मैन्युफैक्चरिंग होती है। 4 साल में इंजन प्रोडक्शन में 50% की बढ़ोतरी का दावा है। तो 2 खबरें हमने आपको बताई, कैसे यूक्रेन अपने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ ये विजिट अपने आप में देखिए काफी महत्वपूर्ण है पुतिन की। ये 2 तस्वीरें अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हैं। जीडी बख्शी सर, सवाल ये है कि क्या यूक्रेन की जो तैयारी है वो इस वॉर को और स्ट्रेच करेगी? क्या आप देख पा रहे हैं कि विंटर के आगे यूक्रेन इस युद्ध को यूरोप के भरोसे ले जा पाएगा? क्योंकि अमेरिका में ट्रंप बहुत खुश नहीं है इस वॉर के स्ट्रेच होने से। नहीं, वो खुश तो नहीं है, लेकिन साहब बड़े मिक्स संकेत आ रहे हैं जी।
जो डीप स्टेट है अमेरिका के अंदर, वो लोग कह रहे हैं साहब चीन को बाद में देखेंगे, पहले तो रूस हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है और ये वॉर चलनी चाहिए क्योंकि इससे रूस का नुकसान हो रहा है। ठीक है, इसी के चलते उन्होंने भारत पे 50% सैंक्शन लगाए हैं, इस उम्मीद में कि भारत जो है डर के तेल खरीदना बंद कर देगा रूस से। भारत ने साफ मना कर दिया है कि हम कोई किसी के गुलाम नहीं है, हम अपने फैसले खुद लेंगे जी। जहां से हमको सस्ता तेल मिलेगा हम लेंगे, जहां से अच्छे हथियार मिलेंगे हम लेंगे। ठीक है, और जो अभी एससीओ में मीटिंग हुई है उसमें तो बड़ा क्लियर समीकरण उभर कर आ रहा है, रशिया, इंडिया, चाइना ट्रायंगल। इसके चलते रूस की लड़ाई अगर वो खींच भी दें तो ये जो है यूक्रेन की मार उसको ज़्यादा बढ़ेगी, नुकसान ज़्यादा होगा। 1 मिलियन यूक्रेनियन मारे गए हैं, 8 मिलियन यूक्रेनियन यूक्रेन छोड़ के भाग गए हैं, कोई 2.5 लाख जो है वो वहाँ से फ्रंट लाइन से भगौड़े भी हो चुके हैं और उनको मैन पावर की भारी किल्लत है। बुढ़े बुढ़े टीनेजर्स पकड़ के वो फ्रंट पे भेज रहे हैं। तो ये कब तक चलाना चाहते हैं ज़ेलेंस्की साहब? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर आपने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर ये युद्ध लंबा खींच भी ले यूक्रेन तो इसमें यूक्रेन का नुकसान बढ़ता ही जाएगा। फिलहाल भी हालात यूक्रेन के अच्छे नहीं है और देखिए यूक्रेन के बाद नाटो देश पर हमला करेगा रूस, ये जानकारी सामने आ रही है और किस तरीके से नाटो वर्सेस रूस की सिचुएशन बनती जा रही है वो खबर हमने आपको बताई। एक तरफ नाटो है, दूसरी तरफ रूस है और दोनों की आमने सामने जंग की तैयारी चल रही है। तो नाटो वर्सेस रूस का काउंटडाउन भी एक तरीके से हम इसे मान सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ से तैयारियां चल रही हैं, दोनों तरफ से एक दूसरे को अपनी ताकत का एहसास कराने की ये तैयारी चल रही है। तो यूक्रेन के बाद नाटो देश पर हमला करेगा रूस, इसकी आशंकाएं बढ़ती जा रही है। यूक्रेन पर कब्जा हुआ तो नाटो बॉर्डर पार करेगा, यूक्रेन में पुतिन कामयाब रहे तो नाटो देश पर हमला होगा। ये कौन कह रहा है? पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने यह चेतावनी दी है और यह कहा है कि अगला नंबर नाटो का हो सकता है। बीबीसी से इंटरव्यू के दौरान माइक पेंस ने यह दावा किया है। तो नाटो को लेकर यह सवाल, यह आशंका हमेशा बनी हुई है। माइक पेंस ने उसी बात को एक बार फिर से दोहराया है। तो यूरोप का वक्त खत्म हो चुका है, अगले 5 साल में यूरोप खो देगा आर्थिक महत्व और पुतिन के सलाहकार एंटन कोबियाकोव की यूरोप को यह वार्निंग है। वित्त, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और राजनीति में यूरोप की संप्रभुता खत्म हो जाएगी। अब एशिया और मिडिल ईस्ट का वक्त आ गया है, यह उनकी तरफ से कहा गया है। पुतिन के सलाहकार की यह चेतावनी है यूरोप को। तो कोबियाकोव ने जो कहा है जरा उसको भी हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। वो कह रहे हैं कि यूरोप का वक्त खत्म हो रहा है, अगले 5 साल में यूरोप खो देगा अपना आर्थिक महत्व। वित्त, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और राजनीति में यूरोप की संप्रभुता खत्म हो जाएगी। पुतिन के सलाहकार एंटन कोबियाकोव की ये यूरोप को है चेतावनी। अब एशिया और मिडिल ईस्ट का वक्त आ चुका है। ग्लोबल साउथ नई विश्व ताकत के रूप में उभर रहा है। तो ग्लोबल साउथ का उन्होंने जिक्र किया है। राजन सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। घुमा फिराकर यह बात आ रही है कि जो न्यू पावर सेंटर है वो साउथ एशिया है और एससीओ की बैठक में शायद यह मैसेज बहुत दूर तक चला जा चुका है। जी, माइक पेंस मैं बता दूं कि बहुत बड़े राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विशेषज्ञ तो नहीं है, लेकिन जो बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। उसका कारण यह है कि जो आप ग्लोबल साउथ की बात कर रहे थे, ग्लोबल साउथ में जो कंट्रीज हैं जिसको अगर आप ब्रिक्स के रूप में मान लीजिए देख लें अभी फॉर द टाइम बिंग, या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 74 उसमें आएंगे, तो ब्रिक्स में जो भी कंट्री हैं उनका जीडीपी अगर देख लें अभी के टाइम पे लगभग 10 कंट्री उसमें भी हैं, तो उसका जीडीपी देख लें। और G7 जो कि डेवलप्ड वर्ल्ड का एक इंस्टीट्यूशन माना जाता है, आर्थिक संस्था के रूप में देखा जाता है, तो ब्रिक्स की इकोनॉमी जो है इसके इकोनॉमी से, G7 की इकोनॉमी से आगे जा चुका है। उसके बाद अगर ग्रोथ रेट की बात करें, जीडीपी पर ईयर की बात करें, तो मैं बता दूं कि जो ग्रोथ रेट 70% जो अभी ग्रोथ रेट है वो अभी ग्लोबल साउथ के देशों से आ रहा है। उसमें चीन, भारत, ब्राजील इत्यादि सबसे महत्वपूर्ण है ग्लोबल साउथ के देशों में की बात करूं।
तो पॉपुलेशन की बात करूं, जो यंग पॉपुलेशन, जो स्किल पॉपुलेशन की बात करूं, टेक्नोलॉजी की बात करूं, तो ये सारे कंट्री, सारे जो इनोवेशन है, ज्यादातर इनोवेशन अमेरिका को मैं छोड़ दे रहा हूं। अमेरिका अभी भी डेवलप करता रहेगा, लेकिन जो यूरोप है निश्चित रूप से उसका डिक्लाइन हो रहा है। और मैं जहां तक यूरोप में 3 कंट्री बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्रिटेन को अलग कर रहा हूं क्योंकि यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, तो उसमें फ्रांस है, इटली है और जर्मनी है। जर्मनी के पास कोई मिलिट्री पावर नहीं है। फ्रांस की इकोनॉमी की हालत इतनी खराब है कि वहां के फिनांस मिनिस्टर बोल चुके हैं कि उनको आईएमएफ से लोन लेने की जरूरत पड़ सकती है। तो निश्चित रूप से वेस्ट का डिक्लाइन हो रहा है और ग्लोबल साउथ के कंट्री फ्यूचर में लीडर्स होंगे। यानी आप मानते हैं कि ये जो असेसमेंट है इसका आधार मजबूत नजर आता है। और देखिए, इस बीच एक और अपडेट, नाटो से बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है रूस। नाटो बॉर्डर पर रूस कर रहा है सैन्य किलेबंदी। फिनलैंड बॉर्डर पर रूस का बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के दावों से हड़कंप मचा हुआ है। बॉर्डर पर नाटो कमांड सेंटर खुलने के बाद रूस की तैयारी तेज हो गई है। तो नाटो बॉर्डर पर रूस की किलेबंदी शुरू हो गई है। कुछ अहम फैक्ट्स आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। नाटो देश फिनलैंड से लगे बॉर्डर पर रूस का सैन्य डिप्लॉयमेंट हुआ है। फिनलैंड बॉर्डर के पास एडवांस सिक्योरिटी वॉल तैयार कर रहा है रूस। बॉर्डर पर स्टील रॉड फेंसिंग के साथ कई जगह वॉच टावर बनाए गए हैं। नाटो पर नजर रखने के लिए रियल टाइम सर्विलेंस भी कर रही है सेना। और नाटो विमानों और ड्रोन्स को ट्रैक करने के लिए अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम भी यहां पर डिप्लॉय किया गया। सिक्योरिटी वॉल के ठीक पीछे आर्टिलरी और टैंकों की तैनाती भी होगी। बॉर्डर के पास नाटो मिलिट्री कमांड सेंटर होने से तैयारी जरूरी, यह दिमित्री मेदवेदेव ने दावा किया है। न्यूज़वीक के सोर्सेज से हम ये खबरें आपके सामने रख रहे हैं। और देखिए, विदेशी कंपनियों को रूस का बड़ा अल्टीमेटम भी सामने आया। यूक्रेन का समर्थन करने वालों को रूस में नो एंट्री, वापसी के लिए कंपनियों को रूस की शर्तें माननी होंगी। रूस में कारोबार करना है तो रूस के मुताबिक चलना होगा। और क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने यह दावा किया है। इन कंपनियों के लिए इन कंडीशंस का जिक्र उन्होंने किया है। तो देखिए क्या कहा गया है, विदेशी कंपनियों के लिए रूस में काम करने के लिए जो शर्तें, जो अल्टीमेटम है, वो क्या है। तो मल्टीनेशनल कंपनियों को वापसी के लिए रूस की शर्तें माननी होंगी और जंग में यूक्रेन का समर्थन करने वालों को रूस में नो एंट्री है। रूस में कारोबार करना है तो रूस के हिसाब से चलना होगा, रूस के मुताबिक चलना होगा। रूसी बाजार से निकलने पर विदेशी कंपनियों को 107 अरब डॉलर का नुकसान और बीपी को करीब 25 अरब डॉलर और मैकडॉनल्ड्स को 1.3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। जंग के बाद 772 कंपनियों ने रूस छोड़ दिया। करीब 2200 विदेशी कंपनियां अभी भी मौजूद हैं। टास, जो कि रूसी न्यूज एजेंसी है, उसके सोर्स से यह जानकारी सामने आ रही है। तो आप देखिए किस तरीके से एक नई कंडीशंस के साथ आ रहा हूं। और आपको याद होगा कि इकोनॉमिकली रूस को कमजोर करने की शर्तें लगाई जा रही थी, लेकिन अब रूस की शर्तें सामने आ रही है। तो इस बीच जानकारी यह भी कि जिस तरीके से ये सारी तैयारी रूस कर रहा है इकोनॉमिक फ्रंट पर, बॉर्डर पर, कीव पर हमले की, ये अपने आप में दिखा रहा है कि रूस अब फुल फ्लेज एक तरीके से विक्ट्री की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और रूस के क्रास्नोदर में इधर ड्रोन हमले हुए हैं जिसकी वजह से हड़कंप मच गया है। क्रास्नोदर में ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला हुआ है और इल्स्की तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। इस हमले में हमलों से रिफाइनरी के कई ऑयल टैंक तबाह हो गए। रूस की 25% से ज्यादा रिफाइनिंग क्षमता नष्ट करने का दावा। वहीं रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूक्रेन का नॉन स्टॉप हमला जारी है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से दहला रूस का ब्रियांस्क। रूस की ट्रुब्जा पाइपलाइन पर विध्वंसक हमला। हमलों से ब्रियांस्क में पंपिंग स्टेशन तबाह हो गया और ड्रुब्जा पाइपलाइन पर एक महीने में तीसरी बार बड़ा हमला हुआ है। तो रूस के एनर्जी ठिकानों को निशाना बना रहा है यूक्रेन। लगातार यूक्रेन के ड्रोन हमलों से दहले ब्रियांस्क और क्रास्नोदर। ब्रियांस्क में द्रुब्जा पाइपलाइन पर हमला किया गया। पंपिंग स्टेशन इस हमले में तबाह हुआ है। द्रुब्जा पाइपलाइन पर एक महीने में तीसरी बार यह बड़ा हमला हुआ। हमले की वजह से रूस से हंगरी, स्लोवाकिया को तेल सप्लाई बंद हो गई है और क्रास्नोदर में ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया गया। रूस की 25% से ज्यादा रिफाइनिंग कैपेसिटी नष्ट करने का यूक्रेन ने दावा किया है। तो इस तरीके से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है यूक्रेन और रूस यूक्रेन के बीच जंग नहीं रुकेगी। ये देखिए एक और दावा सामने आ रहा है। यूक्रेन से रूस का शांति समझौता असंभव। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम से पुतिन का बड़ा ऐलान।
यूक्रेन में मार्शल लॉ के बीच नहीं हो सकता समझौता, यह पुतिन ने कहा है। और रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास ने यह दावा किया है। तो यूक्रेन से डील है असंभव, पुतिन ने कहा है। क्या कहा है? रूस यूक्रेन के बीच 3.5 साल से जारी जंग रुकने के आसार नहीं है इसके। यूक्रेन से व्यवहारिक रूप से शांति समझौता असंभव है। रूस ने यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के शासन को गैर कानूनी बताया और यूक्रेन में वैध राजनीतिक व्यवस्था अस्तित्व में नहीं है। यूक्रेन में मार्शल लॉ के बीच नहीं हो सकता है समझौता। और व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम से पुतिन ने यह ऐलान किया है, क्षेत्रीय समझौते के लिए जनमत संग्रह मार्शल लॉ में नहीं हो सकता है, यह पुतिन ने कहा है। और द्विवेदी सर, अब कुल मिलाकर जीजे सर, ये कुल मिलाकर अब तो एक चीज साफ दिख रही है कि न सिर्फ वॉर मशीन के जरिए बल्कि पॉलिटिकली भी प्रेशराइज कर रहे हैं लगातार पुतिन यूक्रेन को, कीव को, ज़ेलेंस्की को, और साफ कह रहे हैं कि ये सत्ता ही अपने आप अवैध है। इसे क्या बात करें, क्या डील करें? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जैसे मैं देख रहा हूं कि एक तो फिनलैंड के पास अगर देखा जाए तो उसकी पूरी तैयारी है, और अगर वहां पे तैयारी होती है, अगर फिनलैंड के ऊपर अटैक होता है रशिया का, तो मैं समझता हूं जो दूसरे देश स्वीडन और नॉर्वे और जो साथ वाले देश हैं छोटे छोटे, वो लपेट में बहुत जल्दी ले लेगा रशिया, बिकॉज ये इतने ताकतवर देश नहीं है। और साथ में जर्मनी में एक साथ खड़े हो जाएगा। और फिर दूसरी तरफ पॉलिटिकली जैसे आप बता रहे हैं कि वो समझता है, पुतिन साहब समझते हैं कि ये जो ज़ेलेंस्की है इसने मार्शल लॉ लगा रखा है, ये इसकी जो वहां पे जिस तरीके से इसका वहां पे रूलिंग कर रहा है, ये राज कर रहा है, वो उनको बिल्कुल सही नहीं लग रहा। तो इसको भी हटाने के चक्कर में पॉलिटिकली प्रेशर भी इसके ऊपर आ रहा है। और फिर दूसरी बात ये कि इकोनॉमिकली जैसे आप बता रहे थे कि अभी रशिया ने अपनी कंडीशंस रखी हैं दूसरी कंपनियों को काम करने के लिए रूस के अंदर, तो मैं देख रहा हूं ये जितने फ्रंट हैं, अगर तीनों चारों फ्रंट के ऊपर वो अपनी फोर्टिफिकेशन कर लेता है, अपने आप की कवर कर लेता है, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि ये जो पुतिन साहब हैं ये किसी टाइम भी यहाँ पे एक गेम चेंजर की तरह पूरे का पूरा नक्शा बदल, ठीक है, यानी फुल प्रेशर रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से बनाया जा रहा है कीव के ऊपर, चाहे वो पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक हो, इकोनॉमिक हो या फिर वॉर जोन में हो। समय हमारे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। और देखिए, इस बीच कुछ अहम खबरें आपको बता दें। एक और बड़ी खबर है, रूस के विनाशक हमलों से कांप गया ओडिशा। पोर्ट सिटी ओडिशा में रूस के हमलों से महाविनाश। ओडिशा के चोर्नोमोर्स्क पोर्ट पर भीषण हमला हुआ है। हमलों से भीषण आग की चपेट में आ गए कई इलाके। यूक्रेन की ऑयल फैसिलिटी को भारी नुकसान पहुंचा है। अगली बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेन के सबसे बड़े पोर्ट को दहला दिया है। ब्लैक सी से लगे इलाकों में रूस की एयर स्ट्राइक। ओडिशा पोर्ट में मिसाइल हमलों से हुई है तबाही। भीषण आग की चपेट में कई ऑयल टैंक आ गए। ओडिशा के रिहायशी इलाकों में भी ड्रोन से हमले किए गए। रूस यूक्रेन वॉर के बाद अब देखिए बात पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान की मदद में खुलकर ट्रंप सामने आ चुके हैं। जी हां, अमेरिकी C-17 की पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर लैंडिंग हुई है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। नूर खान एयरबेस पर लॉजिस्टिक मदद की खबर सामने आई है। नूर खान एयरबेस को फिर से पाकिस्तान बना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में क्षतिग्रस्त हुआ था नूर खान एयरबेस, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि अमेरिकी मदद से इसको रिपेयर किया जा रहा है, इसको एक्टिव किया जा रहा है। तो पाकिस्तान में अमेरिकी C-17 ग्लोब मास्टर के लैंड करने की खबर। अमेरिकी C-17 ने नूर खान एयरबेस पर लैंडिंग की तो इससे कई सवाल उठ गए। नूर खान एयरबेस पर लॉजिस्टिक मदद पहुंचाई गई। ऑपरेशन सिंदूर में क्षतिग्रस्त एयरबेस अब फिर से तैयार किया जा रहा है। अमेरिका ने BLA को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था और उसके बाद अब यह खबर सामने आ रही है। और देखिए, बलूचिस्तान पर बड़ा हमला करेगा पाकिस्तान, यह भी जानकारी सामने आ रही है। BLA के ठिकानों पर पाकिस्तानी आर्मी अटैक करेगी। पाकिस्तानी आर्मी ने पश्तून इलाके में टैंक उतारे हैं। बलोच विद्रोह
को कुचलने की पाक आर्मी की यह तैयारी है। बलोच नेता अमीर यार बलोच ने टैंक का वीडियो जारी करते हुए यह दावा किया है। और अगली बड़ी खबर है, देखिए बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी का एक्शन देखने को मिला है। बलूचिस्तान के मकरान में ड्रोन से निगरानी की गई है। मकरान में बलोच विद्रोहियों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। ड्रोन से लोकेशन मिलने के बाद हमले की आशंका। वहीं खैबर पख्तूनख्वा में एक इलाके पर टीटीपी का कब्जा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में कंस्ट्रक्शन साइट पर टीटीपी का कब्जा हो गया। टीटीपी के लड़ाकों ने कर्मचारियों को भगाया। टीटीपी के लड़ाकों ने वहां मौजूद सामान पर कब्जा किया है।